देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आज भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के लगातार सीज फायर उल्लंघन पर भारत ने करारा जवाब दिया है और 21 अक्टूबर से जवाबी हमले में पाकिस्तान के 15 रेंजर मारे गए हैं। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के एक कर्मचारी को जासूसी मामले में पकड़ा है और देश के बाहर कर दिया। जवाब में बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायुक्त के एक कर्मचारी को वापस भेजने का फैसला ले लिया। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और कूटनीतिक स्तर पर भी बढ़ती कड़वाहट को आज हम एनालाइज करेंगे आवाज अड्डा में। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं कि दिवाली के पहले भारत के उकसाने की पाकिस्तान की कोशिशों का किस तरह से करारा जवाब दिया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर भारी गोलाबारी कर रहा है। सीमा पर अब हालात मिनी वॉर जैसे हो गए हैं। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है, लेकिन अब बीएसएफ भी पाक की हर पैंतरेबाजी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हो गए हैं तो कई रेंजर्स घायल हैं। लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं आरएसपुरा सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, जम्मू में खास करके, और उन सब का जो है वो माकूल जवाब दिया जा रहा है। सीमा पार से जिस तरह भारी गोलाबारी हो रही है, उसके बाद बीएसएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं और चुन चुनकर पाक रेंजर्स के बंकर और कैंप को तबाह किया जा रहा है। उस तरफ का नुकसान जो हमारे लोगों ने देखा है और हमारे लोगों ने एसेस किया है, तो कम से कम जो है वो पिछले सप्ताह से करीब 15 जो है वो क्या रेंजर्स या मतलब सेना से जुड़े हुए लोगों की डेथ हुई है। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। अगर बात की जाए जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में हुई तबाही की, तो कठुआ में सीमा पार पाक रेंजर्स के कई कैंप और बंकर तबाह कर दिए गए हैं। आरएसपुरा के उस पार भारत ने पाकिस्तान रेंजर्स की 2 पोस्टें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान में जनाजे के लिए लोगों को मस्जिदों में बुलाया जा रहा है। जनाजे में शामिल होने के लिए लाउड स्पीकर से ऐलान भी किए जा रहे हैं। शंकरगढ़, नारोवाल, चपरार में भी भारी तबाही की खबरें हैं और गोलीबारी से सीमा पार के 2 गांवों में आग लग गई है, जिसमें 4 पाकिस्तानी नागरिकों की जान गई है और करीब 30 के जख्मी होने की खबर है। हालांकि इन फायरिंग में भारत का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाक रेंजर्स रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कायर बताया है। आतंकवाद के आधार पर जो प्रॉक्सी वार भारत के साथ लड़ने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसे इस हकीकत को भी समझना चाहिए। प्रॉक्सी वार कभी भी बहादुर लोग नहीं लड़ा करते, बराबर ये कमजोर लोग ही लड़ते हैं। कमजोर लोगों का हथियार आतंकवाद है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। सीमा पर जवानों की हौसला अफजाई के लिए पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बॉर्डर के दौरे पर जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इन बातों का संज्ञान लिए हुए हैं, परंतु हमें आश्वस्त रहना चाहिए और देशवासियों को भी कि भारत सरकार और हमारे तमाम के तमाम संस्थाएं, एजेंसीज पूरी तरह सक्षम है हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए और उचित जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। फिलहाल एलओसी पर तनाव बना हुआ है, लेकिन अब ये तय है कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के आक्रामक रुख से पाकिस्तान सुधरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। और आवाज अड्डा के आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, सामरिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन और साथ में ही पूर्व डिप्लोमैट केसी सिंह भी हमारे साथ है। स्वागत है आपका। केसी सिंह जी, जिस स्तर पर इस वक्त रिश्ते आ चुके हैं, एक तरफ कूटनीतिक तौर पर हमने उनके एक एम्प्लॉई को वापस भेजा, पाकिस्तान हाई कमीशन के जवाबी हमला उन्होंने भी किया, उन्होंने भी एक कर्मचारी को वापस भेज दिया, बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रही है। इस पूरे हालात को कैसे आप देख रहे हैं, कैसे ये अब डेवलप होने जा रही है अगले कुछ दिनों में? देखिए, बॉर्डर वाले मसले को और ये एस्पिनाज के मसले को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमने पकड़ा है और ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी यहाँ पाकिस्तान हमारे किसी ऑफिशियल को वापस भेजते हैं तो हम भी, हिंदुस्तान भी वही कार्रवाई करते हैं। ये एक बड़ा पुराना तरीका है, लेकिन बहुत समय से हुआ नहीं था, तो तनाव में थोड़ी सी और बढ़ाव करता है। लेकिन ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। जहां तक सरहद और बॉर्डर का मसला है,
वो जरूर, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गोलाबारी की है सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत करीब आके जम्मू जहां आ जाता है, चिकन्स नेक जिसको कहते हैं, वहां पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं उधर से। उनके देखो 2-3 चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। एक तो आज ही इमरान खान उन्होंने अपने लोग इकट्ठे किए और कहा हम इस्लामाबाद पे मार्च करेंगे और प्रधानमंत्री शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 2 तारीख तय की है जब अपना वो लोग लेके इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। दूसरा ये है कि उनके आर्मी चीफ 27 या 28 तारीख नवंबर के आखिर में, तीसरे हफ्ते में उन्होंने रिटायर होना है। अब उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नया आर्मी चीफ आएगा, इसका तनाव है सिविलियन गवर्नमेंट में और मिलिट्री में। प्राइम मिनिस्टर शरीफ चाहेंगे कि एक नया आर्मी चीफ लगाएं, लेकिन वो कुछ समय के लिए तो उनके साथ ठीक चलेगा, लेकिन पुराना अनुभव यही है कि जिसको मर्जी लगा लें, आखिर में वो करेगा तो वही जो पाकिस्तान की फौज करती है। लेकिन कोशिश नवाज शरीफ की ये है कि कम से कम तब तक बात ज्यादा बिगड़े नहीं। लेकिन नवाज शरीफ जो जनरल शरीफ हैं, उनको ये मदद देता है, अगर तनाव बढ़ता है तो कोशिश उनका तो ये माहौल ऐसा बनेगा कि आर्मी चीफ को बदलना नहीं चाहिए इस टाइम। ओके, सुशांत, जो जासूसी के मामले में पकड़े गए हैं पाकिस्तान उच्चायुक्त के कर्मचारी, केसी सिंह कह रहे हैं कि ये पहले भी हुआ है और ये होते रहता है, लेकिन इस वक्त ये काफी गंभीर आरोप है। क्या अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या दूसरे कर्मचारी पाकिस्तानी हाई कमीशन में ऐसा काम कर रहे होंगे? क्या बस इस एक एक्शन के बाद हमको रुक जाना चाहिए? ये कैसे डेवलप होते दिख रहा है आपको? देखिए, ये ना तो 5000 साल में कभी रुका है, ना अगले 5000 साल में कभी रुकेगा। जासूसी एक लिहाज से एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है किसी भी सरकार के लिए दूसरी सरकार के ऊपर करना, और जहां पर बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पर भी जासूसी होती है। लेकिन जो जासूस पकड़ लेता है वो फिर उस जासूस को वही सजा देता है जो सख्त से सख्त होती है, चाहे वो अमेरिका इजराइल के बीच में हो या अमेरिका और यूके के बीच में हो, तमाम दुनिया के बीच में। और अगर रिश्ते जैसे भारत और पाकिस्तान के खराब हैं फिर तो एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जासूसों को, खास तौर पर कि अगर आपके देश के लोग पकड़े गए जाएं जैसे कि पकड़े गए हैं, तो ये तो सिलसिला चलेगा। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का जो दूतावास है यहां पर, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके तार खुफिया एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका काम यहां पर ना तो जो दूतावास का काम है उसको आगे बढ़ाना है, और कतई उस दूतावास का ही जब वो काम नहीं है कि भारत से रिश्ते बेहतर करना, तो उसके कर्मचारियों का क्या वो काम होगा। तो ये भी नहीं है कि वो कोई बड़े रिश्ते बेहतर करने के लिए यहां पर या कॉन्टैक्ट डेवलप करने के लिए यहां पर है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जासूसी के काम से है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को मेरे ख्याल एक अच्छा आइडिया है कि इनमें से कौन कौन से लोग इस तरीके की कार्रवाई में मुलव्विस रहते हैं। कभी कभी इनके डिप्लोमेट्स भी ये काम करते हैं, लेकिन उसका भी भारतीय एजेंसियों को पता रहता है, तो ये भी काम चलेगा। प्रॉब्लम एक है कि इस्लामाबाद एक छोटा शहर है और वहां पर भारतीय जो दूतावास में कर्मचारी हैं उनके ऊपर एक बड़ा सख्त पहरा रहता है, बड़ा इन योर फेस तरीके का पहरा रहता है, और यहां तक कि उनके घर के अंदर भी घुस जाते हैं कई बार ये लोग। भारत में इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती और एक काफी हद तक एक खुला माहौल रहता है, जिसका फायदा उठा करके ये लोग इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। तो मेरे ख्याल या तो दूतावास की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और कम कर दिया जाए, या फिर ये है कि जिस तरीके की एक निगरानी वहां पर रखी जाती है भारतीय कर्मचारियों के ऊपर, उससे भी ज्यादा सख्त यहां पर रखी जाए पाकिस्तानी कर्मचारियों के ऊपर, और उनको टस से मस होने की इजाजत ना दी जाए। इतना सख्त पहरा होना चाहिए। उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज लगाने की जरूरत है वो लगाने चाहिए। लेकिन ये मान लें हम कि पाकिस्तान कोई अकल आ जाएगी या वो इस तरीके की काम नहीं करेगा, ये नहीं होने वाला। ओके, तनेजा जी, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि हमने पाकिस्तान को न्योता दिया है दिसंबर में अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया की जो एक मीटिंग हो रही है उसमें हमने उनको न्योता दिया है। वहां से नवाज शरीफ भी आ सकते हैं, ऐसी भी बात चल रही है, शायद सरताज अजीज आएंगे। तो बस मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पूरे डिप्लोमेटिक प्लान में और पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पर आइसोलेशन की जो टैक्टिक है उस सब में ये न्योता कहाँ फिट होता है?
जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, बायलैटरल कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां पे कि कोई किसी तरह का ना हो। दूसरी बात ये कि जो रिश्ते होते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री से, वो मल्टी लेयर रिलेशनशिप होती हैं, उसकी तमाम सारी परतें हैं। कुछ परतें ऐसी हैं जो हमको दिखती भी नहीं है और कुछ परतें ऐसी हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया, और ये भी परतें हैं कि 15 उनके रेंजर्स को जो मार गिराया गया है, और ये भी परत सही है कि भारत ने आज पाकिस्तान का जो चाहे डिप्लोमेटिकली हो, इकोनॉमिकली हो या फौजी तरीके से उनका गला इतना कस के कटा हुआ है, घोट रखा है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। अभी आपने शायद अखबार में पढ़ा हो कि 70,000 करोड़ रुपए का उनका जो हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट पीओके के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि हमने उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से उसको लोन नहीं लेने दिया, लिहाजा वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बड़ी पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है जो भारत ने मारा है, और क्योंकि आज जो पाकिस्तान की हालत है उसमें इस तरह का तमाचा पड़ना उनकी और चीन की लाख कोशिश करने के बावजूद वो नहीं हो पाया। उसी तरीके से आप कूटनीतिक तरीके से देखिए, इस हिसाब से भारत ने उनकी इमेज और उनके गले को जकड़ रखा है, उनको समझ में नहीं आता। जो भी वहां रेंजर काम कर रहे हैं वो रेंजर हैं या पाकिस्तानी फौजी हैं जिन्होंने रेंजर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, हमें लगता है कि वो पाकिस्तानी फौजी है, सिर्फ रेंजर की यूनिफॉर्म उन्होंने पहने। अब पिछले देखा 48 घंटे में जो उनको जवाब दिया है, वहां से एक अगर छोटा सा भी गोला आता है उसकी रिटर्न में 20 उनको बड़े गोले फेंके जा रहे हैं। हमने बहुत करारा जवाब दिया है, नहीं हमने बहुत करारा जवाब दिया है। दिवाली के पहले वो हमें उकसा रहे हैं, ये साफ बात निकल कर आ रही है, इट्स ऑब्वियस। हमने करारा जवाब भी दिया है, ये सब बढ़िया है, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आई डोंट नो वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड है हमारी। मैं आपको दे रहा हूं। लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन प्लीज। आप कह रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड है हमारी डिप्लोमेसी, हम उनके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। साक भी तो एक बायलैटरल फोरम था, बायलैटरल फोरम नहीं था, एक मल्टीलैटरल फोरम था। थोड़े ना पाकिस्तान और भारत की सीधी बात हो रही थी उसमें, करेक्ट? नहीं, मुझे ये समझना है सर कि आप एक तरफ हम उनके एक्टर अगर हमारी फिल्म में है, वो फिल्म को भारत के लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा माहौल बना हुआ है, और हम अमृतसर में इस इवेंट में उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? देखिए, पहली बात तो यह कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है जिसका आपने कहा, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपने सार्क का जिक्र किया। सार्क जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पाकिस्तान के लिए वो एम्बैरेसमेंट हो गया और वो कैंसिल हो गया। ये हमारा कुल मैसेज ये था कि आपकी ये औकात नहीं है कि आप इतने बड़े समिट को होस्ट करें। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, और दूसरी साथ में ये भी होता है, जो मुल्क है पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हमारा बिल्कुल दुश्मन है, उस मुल्क को जानना भी जरूरी होता है कि वहां क्या हो रहा है, उनकी क्या सोच है, और जहां मौका मिले उनको एंगेज करके उनको तमाचे भी मारने होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के कूटनीति अपना काम कर रही है, फौज अपना काम कर रही है, बीएसएफ अपना काम कर रही है, जो फिल्म नहीं देखना चाहते वो अपना काम कर रहे हैं। तमाम सारी परतें प्याज की तरह होते हैं ये रिलेशन। वैसे तनेजा जी, आप कह रहे हैं कि औपचारिक इसकी घोषणा नहीं हुई। विकास स्वरूप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है कि एक इन्विटेशन एक्सटेंड हुई है और हम रुके हैं कि वो आएंगे या नहीं, एंड वी वेलकम ऑल कंट्रीज। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं बुलाओ, मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा औपचारिक का मतलब पाकिस्तान से, मेरा औपचारिक पाकिस्तान से, आए नहीं आए वो अलग बात है, हमने इनवाइट किया है, वो मेरा सवाल है। RSN सिंह जी, RSN सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक विश्लेषक। हम RSN सिंह जी बातचीत कर रहे हैं कि जिस कदर से तनाव बढ़े हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, नंबर 1 वहां किस तरह से डेवलप होती जाएगी चीजें आपके मुताबिक, और दूसरा एक स्पेसिफिक सवाल मेरा था नरेंद्र तनेजा जी के लिए कि अगर इतने खराब हालत है, हम पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे पूरी दुनिया में, तो हम उन्हें दिसंबर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अमृतसर में क्यों न्योता दे रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो मेरी अपनी एनालिसिस है कि अभी एक बहुत मुश्किल दौर से, मतलब इंटरनल डायनेमिक्स जो है पाकिस्तान के, वो बहुत एक अजीब दौर से गुजर रहा है। और वो दौर ये है कि ये जितने भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हुआ, अपोजिशन हुआ, जो मिलिट्री हुई, सब अपनी अपनी जिहादी तंजीमें बिल्ड कर रहे हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मुझे कुछ वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बहुत ज़्यादा डिसरे भी देखने को मिली है। और जो ये 2 नवंबर को जो इस्लामाबाद का सीज है, तो
तो आप देखें इसमें क्या है, नवाज शरीफ, ये इमरान खान प्लस लश्कर ए तोयबा प्लस जैश ए मोहम्मद प्लस लाल मस्जिद प्लस सैमनुल हक, ये एक बहुत ही हेडी कॉकटेल है और इस खतरा है। उनको, नवाज शरीफ को भी अपना खतरा महसूस हो रहा है। तो ये लश्कर जहांगीर का जो अटैक हुआ, हम सबको मालूम है कि लश्कर जहांगीर और शरीफ ब्रदर्स में क्या क्या रिश्ता है। तो पाकिस्तान आज इस मुकाम पे आज पहुंच गया है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर वो नंबर 1 नहीं तो अभी नंबर 2 पिलर है पाकिस्तान का मिलिट्री के बाद। तो ये जितना जो ये फ्लक्स आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जब भी ये निर्णय हो जाएगा, ये कौन अगला चीफ होगा या इनको एक्सटेंशन मिलेगा, तब तक मैं बहुत ही अपहीवल देखता हूं और इसका असर लाजमी है कि वो हम पर भी पड़ेगा। तो आपने आज भी देखा कि वहां किस तरीके से जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिहादी, वो किस तरह से खुल के आ रहे हैं। तो आप इसका असर आप बॉर्डर पे भी देख रहे हैं। एक ये भी कहा जा सकता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक का ये रिटेलिएशन है, लेकिन अगर रिटेलिएशन है और कल जैसे वो खबरें आ रही थी कि स्पेशल ग्रुप को उन्होंने इस्तेमाल किया है और फिर फॉयल हो गया है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती है कि उसने इतने बड़े फ्रंट को एड्रेस करने का कोशिश किया और अपनी जो स्पेशल फोर्सेस है उसको कमिट किया और फिर भी नाकामयाब रहे। तो ओवरऑल सिचुएशन वहां पर टेंस है और हमारे फेवर में है। लेकिन जब भी हम आपसे पॉलिसी बनाएं अपनी, तो इसमें आप ये उसको फैक्टर करके चलें कि ये जिहादी तंजीमें जो हैं, दे आर डिक्टेटिंग द डिस्कोर्स ऑफ पाकिस्तान, और ये सारे के सारे जो हैं, ये आपके जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, जो कि जिनका कद बिल्कुल ही खत्म हो गया है, वो सारे के सारे इन्हीं को वील्ड कर रहे हैं। तो मैं बस अगर आपका और कोई सवाल हो तो पूछिए मुझसे। जी, हम डिबेट में है सर, तो आपका अगर कोई पॉइंट है तो आप इंडिकेट कीजिए, आप उसमें आ सकते हैं। अरसलान भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं, दुनिया न्यूज जो है पाकिस्तान में, उनके ब्यूरो चीफ है। अरसलान भट्टी जी, स्वागत है आपका। क्या जिस तरह से दबाव नवाज शरीफ पर बढ़ रहा है, अंदरूनी राजनीति जो चल रही है इस वक्त पाकिस्तान पर, वो प्रेशर बढ़ रहा है, क्या उसका असर हम देख रहे हैं बॉर्डर पर? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 50 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। क्या एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, पहले तो ये इस बात का फैसला कर लें कि दोनों जानिब से सीज फायर की वायलेशन जो होती है, इसका फैसला कौन करेगा कि पहले गोली जो है वो आपने चलाई या मैंने चलाई? हमें तो यही नहीं मालूम होता। हम तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। सुबह अभी थोड़ी देर में खबर आएगी कि जी बीएसएफ ने फायरिंग कर दी, दूसरी तरफ से खबर आती है पाकिस्तानी फोर्सेज ने फायरिंग कर दी। अब पहले तो ये फैसला कर लें। दूसरा जो आपका सवाल है जी कि मियां नवाज शरीफ जो वज़ीर पाकिस्तान है, उन पर दबाव बढ़ा, क्या उसका असर है? मियां नवाज शरीफ पर कोई दबाव नहीं है। मसला ये है कि अपोजिशन तहरीकें चलाती है, अपोजिशन मूवमेंट चलाती है, इंडिया में भी चलती है। हम देखते हैं रोज इंडियन टीवी, मुख्तलिफ चैनल इंडिया के देखते हैं, लेकिन उसमें इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो दबाव में आके इस तरह का कोई काम करते हैं। हमारे इलेक्शंस अभी 1.5-2 साल दूर है। हम अभी इस तरह के काम करने की बिल्कुल किसी को भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, देखिए ना कि इमरान खान ने जो 2 नवंबर से स्ट्राइक बुलाई है, उसके बाद आपके स्टॉक मार्केट में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है, वाइप आउट हो गया है। वहां राहिल शरीफ जाने वाले हैं, उनको जाते जाते कुछ बताना है, कोई मैसेज देना है, और वो जाहिर तौर पर दिख रहा है अरसलान भट्टी जी, और ये नई बात नहीं है। जी, मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर कर दूं, वाज़िया कर दूं। मैं दोनों की बातें सुन रहा था, जो दूसरे बैठे हैं मेरे सीनियर, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हमारे पाकिस्तान में तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। मसला यह है कि अपोजिशन का काम है मूवमेंट चलाना, तहरीकें चलाना, मोर्चा निकालना, लेकिन देखिए साहब, इसका ये कतल देखिए देखिए साहब, ये हम आरएसएस हम लोग इतने, देखिए साहब, हम इतने भी
नहीं, देखिए साहब, हम इतने भी अनपढ़ नहीं हैं, और आप शायद आप डॉन अखबार के हैं, तो डॉन अखबार भी इतना, उसका कुछ स्टैंडर्ड है डॉन अखबार का, तो आप उसके स्टैंडर्ड को मत गिराइए। देखिए साहब, आप ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इसी तरह से बैठे हुए हैं कि कोई हम कोई आम ऑब्जर्वर नहीं है पाकिस्तान को। हम कई घंटे लगाते हैं दिन भर में आपको एनालाइज करने के लिए, और कई बार आप ही के सोर्सेज से, ज्यादातर 80% 90% आप ही के सोर्सेज से हम एनालिसिस करते हैं और असेसमेंट पे अराइव करते हैं। तो ये बातें रहने दीजिए कि वो प्राइम मिनिस्टर, देखिए ऐसा है कि बात बिल्कुल साफ है। Rahil Sharif is the most popular army chief, in the recent times. Rahil Sharif जितना पावरफुल कोई आर्मी चीफ नहीं हुआ है जिसने he has presided over hanging of at least 60 लोगों के हैंगिंग को उसने डिसाइड किया है। वो राहिल शरीफ जो है वो कराची को इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। राहिल शरीफ जो है वो ज़र्ब अज़्म को प्रिसाइड कर रहे हैं। तो ये मान लेना कि वो एक आदमी इस तरीके जो इस मुकाम पे पहुंचा है वो सडनली ऑब्लिवियन में चला जाएगा, वो ऐसा नहीं होने वाला है। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ भी कोई ग्रीन हॉर्न नहीं है। ये 5वां चीफ वो सेलेक्ट करेंगे, और कोई भी दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने गले में वो इतना पावरफुल चीफ को लेके घंटी नहीं बांधेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 5-6 दिन बहुत अहमियत वाले हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द वर्स्ट टू हैपन। बस हमको यही है कि इसका असर हिंदुस्तान पे नहीं पड़े, इसलिए हमको कृपया करके हमको गुमराह मत कीजिए। नहीं, केसी सिंह जी, जिस तरह के नीजक रिएक्शन इस वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान से, भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जैसे जब स्पाई रिंग को हमने बस्ट किया और इनके एक पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी को हमने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करते हैं, उनको यहां से जाने को कहा, उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। हालांकि ये बता नहीं पाए कि उनका सुरजीत सिंह को वापस भेजने के पीछे कारण क्या था। किस तरह से हमें ये सिचुएशन डिप्लोमेटिकली हैंडल करनी चाहिए, देखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी टेंशन बढ़ रहे हैं? केसी सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद नहीं सुन पा रहे मुझे जी। सुशांत, इस पॉइंट पर अगर आप आएंगे। ओके, ऑडियो को फिक्स करते हैं। तनेजा जी, अरसलान भट्टी कह रहे हैं कि उनका जो अंदरूनी मामला है वो अपनी जगह पर है, भारत को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या इसका असर हम बॉर्डर पर नहीं देख रहे हैं? साफ जाहिर है कि पाकिस्तान को कौन चलाता है ये भी दिख रहा है, जमहूरियत कितनी जमहूरियत है वो भी दिख रही है। अब वहां के उनके आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं, उसका नतीजा ये है कि भाई लोगों का ध्यान बटाओ। अब आर्मी चीफ जो सर्जिकल स्ट्राइक है उनके ऊपर से नीचे तक काली पुती हुई है, पूरा दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं। अब उनके पास गिने चुने दिन है, अब उनकी कोशिश है कुछ ऐसा करो जिससे जो इज्जत है थोड़ी सी तो बच जाए, नहीं तो जब वहां की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? आज उसको छुपाने के लिए सारी बातें हो रही हैं। और जहां तक इन्होंने भट्टी साहब ने जो बात करी है कि खूबसूरत अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, वो आप करिए, ये मुझे लगता है चाहते हैं पाकिस्तान में, ऐसा है नहीं, ये इनकी विश है। तो विश और हकीकत दो अलग अलग चीजें होती है। आज हकीकत पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत आ जाएगी, ऐसी पार्टी पावर में आ जाएगी जो कि उनको हर बात का जवाब जो है विद इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ देगी। उन्होंने सोचा था हम जब मर्जी है जो कर लेंगे और जवाब कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसी हुकूमत यहां पे आ गई जो कि वो जरा सी गोली चलाते हैं, यहां से 10 गोलियां जवाब में चली जाती हैं। वो एक आदमी को मारते हैं, 15 मर जाते हैं। 40 गांव उनके जो है वो आपको पाकिस्तान में पूछिए, 40 गांव की वहां क्या हालत है, राख हो गए हैं वो, क्योंकि इन्होंने गलती से हमारे ऊपर गोली चला दी। अब ये तो अभी हमारी बीएसएफ कर रही है, हमारी आर्मी नहीं है। तो आप अब ये पाकिस्तान को से लेकर के अंदर दहशत है, आर्मी में दहशत है, जनरल शरीफ उनके अंदर दहशत है। वो ये चाहते हैं रिटायर होने से पहले कुछ तो कर जाएं कि तारीख में, पाकिस्तान के इतिहास में थोड़ी तो इज्जत बच जाए। तो ये तो वहां का मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशन के नाम पे वहां पे खाली आर्मी है। और जो एजेंडा कंट्री का जो होना चाहिए, नेशनल मिशन के नाम में हिंदुस्तान से नफरत,
भारत से नफरत करो, ये उनका नेशनल मिशन है, यही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, यही उनका नेशनल डेस्टिनेशन। ऐसा मुल्क जो इस तरह के अंधेरे में जीता हो, ठीक है, वो जो आप बातें कह रहे हैं वो नोन चीजें हैं, हम सालों से इससे डील कर रहे हैं। हम आज क्या पूछ रहे हैं? नहीं, सालों से कहां डील, तमन्ना ने सालों से कहा, ये हुकूमत तो 2.5 साल पहले आई है। ये हुकूमत नहीं, ये इस तरह की हुकूमत जो जरा सी उनके यहाँ से छोटी चिंगारी आती है उसकी जगह गोला जाता है, ये तो पहली बार इतिहास में हो रहा है। कहां से देख रहे हैं? 2.5 साल पहले तक तो नहीं होता था। आप जो पॉइंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत को हार्म करने की कोशिश करते रहता है, ये चलते आ रहा है। जवाब मेरा कहना है कि अब हिंदुस्तान से जवाब ऐसा जाता है। सवाल है कि आगे हम करेंगे क्या? तमन्ना एक सेकंड, मैंने कहा कि पाकिस्तान ने ये कभी नहीं देखा था कि उसको ऐसा जवाब हिंदुस्तान से मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा जहां उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, उसकी हैसियत, सबके ऊपर रोजाना तमाचे पड़ेंगे, सबको चैलेंज किया जाएगा। और चैलेंज नहीं, आज पाकिस्तान एक मुल्क है जो दहशत में है, आर्मी दहशत में है, ISI दहशत में है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट दहशत में है, स्टॉक मार्केट दहशत में, पूरा मुल्क ऊपर से नीचे तक क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान ये जुबान भी बोल सकता है जो आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बोलती है। हिंदुस्तान आक्रामक हो रहा है। सुशांत सरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, मेरा सवाल है कि ये जो अग्रेसिव स्टांस है भारत का, हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पिछले कुछ दिनों में भी हमने करारा जवाब दिया है। LOC पर इंटरनेशनली हम आइसोलेट कर रहे हैं, हालांकि हम एक कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट भी कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या ये अग्रेसिव पोजीशनिंग, हमारी आक्रामक जो स्टैंस है, ये रंग ला रही है आपके मुताबिक? देखिए, आप ना 2-3 चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। एक तो मैं आपका वो जो हार्ट ऑफ एशिया वाली कॉन्फ्रेंस का सवाल है, वो मेरे ख्याल उस कसौटी पर नहीं उतरता लॉजिक की, क्योंकि सिंपली बिकॉज हार्ट ऑफ एशिया का जो फोरम था कहीं और बना था, और भारत अगर उसका मेजबान है तो भारत के लिए ये लाजमी है पाकिस्तान को बुलाना, क्योंकि और भी बहुत सारे देशों को बुलाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। उनको कोई खास ट्रीटमेंट वहां पर नहीं दी जाएगी। एक तो बात ये है, और पाकिस्तान की भी क्या नुमाइंदगी होगी ये भी अभी तक साफ नहीं है। दूसरी ये जो चीज है कि क्या भारत जो आक्रामक रूप अडॉप्ट किए हुए है ये कुछ रंग लेके आएगा। देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जितने नरम ऑप्शन थे पिछले 25-30 साल की जो दहशतगर्दी हमारे ऊपर हो रही है। आप हार्ट ऑफ एशिया की जो बात कर रहे हैं, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं? आप कह रहे हैं कि उस कसौटी पर नहीं फिट होता है। जब आज डिस्कोर्स ये चल रही है कि पाकिस्तान का एक्टर फिल्म में अगर 5 मिनट भी हो तो वो फिल्म भारतीयों को नहीं देखनी चाहिए, उस तरह का गुस्सा है, तब ये वैलिड सवाल क्यों नहीं है कि अगर भारत में हार्ट ऑफ एशिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हम पाकिस्तान में उसको न्योता क्यों दे रहे हैं? चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये क्या वैलिड सवाल नहीं है? 2 कारण है। नहीं, उसमें आपको बताता हूँ, उसके 2 कारण है। तमन्ना, उसके 2 कारण है। सॉरी जी, चरण सिंह सापरा, कैन आई आंसर दैट क्वेश्चन? आई कम बैक टू यू सुशांत जी। यही बातें जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसमें विचार करना चाहिए कि एक तरफ तो उनके मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बैठते हैं और वो राज ठाकरे और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बीच में बैठ के समझौता कराते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट की फिल्म चल जाए, और दूसरी तरफ आप हार्ट ऑफ एशिया में उनको बुलाते हो। मतलब आज बीजेपी कंफ्यूज्ड है कि किस तरह से उनको पाकिस्तान के प्रति क्या नीति अपनानी है। ये कंफ्यूजन नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। क्या बात कर रहे हैं हुजूर आप? अरे क्या बात, आप अपनी बात कर रहे हैं। तमन्ना आप कंफ्यूज हैं क्या? नहीं, तमन्ना कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपकी बात भी सुनी है, क्या बातें कर रहे हैं? जो केसी सिंह जी ने कहा, या जो तमन्ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर सब अपनी टिप्पणी दीजिए। लेट अस फिनिश। जो RSN सिंह जी ने कहा या केसी सिंह जी ने कहा वो बात भी वैलिड है। आप जो फ्रंट पे, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको अलग नजरिए से देखना चाहिए। जो ये पाकिस्तान का स्पाई कमीशन बन गया है, हाई कमीशन, इसको एक वो अलग नजरिया है। ये दोनों चीजों को मिक्स करेंगे तो वो बात नहीं बनती है। पाकिस्तानी हाई कमीशन स्पाई कमीशन बन चुका है, उसके बारे में हमको अलग तरीके से चलना है। हमको ये भी सोचना है कि जो हमारे 2 बंदे हैं, एक कुलभूषण जाधव जो वहां पर नेवल ऑफिसर आज पाकिस्तान में फंसे हुए हैं,
चंदू चौहान वहां पर, हमारे जो मिलिट्री के एक जवान वहां पर फंसे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार किस तरह से निकाल के उनको जवाब अब देने दीजिए। नरेंद्र तनेजा को जवाब देने दीजिए इस पर। आपने चरण सिंह सापरा सवाल पूछा है, बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए। तमन्ना देखिए, पहली बात तो यह है कि सापड़ा जी जितना बोले उतना ही अच्छा हमारे लिए, क्योंकि इस समय जबकि पूरा देश एक है कि दुश्मन को जवाब देना, इसका मुंह तोड़ जवाब देना, ये पैटी पॉलिटिक्स करते हैं। जितना बोलेंगे इनका नुकसान होगा, तो इनको दीजिए बहुत समय। मेरा समय सारा इन्हीं को दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने पैटी पॉलिटिक्स करनी है, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करना है, और वो भाषा बोलनी है जो पाकिस्तान में हेडलाइन बने। दूसरी जो बात करी, जो आपने कहा कि हमारे जो वहां लोग हैं पूरे डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल पे उनको जल्दी से घर लाने का काम हो रहा है। अब वो क्या इस समय हम कह रहे हैं, वो टेलीविजन पर उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उस पर पूरी ताकत से वहां काम हो रहा है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सबसे बड़ा आज की तारीख में जो मुश्किल है कि पाकिस्तान ने आज की तारीख में एक मिनी वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर रखी है। इस समय ये जरूरत है कि हमारे वहां जो फौजी हैं, हमारे जो लोग हैं, हम एक आवाज में बोलें, और जिससे कि दिवाली जैसे मौके पे हम उनका साहस बढ़ाएं। ये पैटी पॉलिटिक्स जो है, खटिया पॉलिटिक्स, बाद में करते बोल ही रहे हैं तनेजा जी, एक आवाज, आई डोंट थिंक कोई अलग आवाज में बोल रहा है। अरे कहाँ बोल रहे, आपने अभी सुना नहीं? आपसे सवाल पूछना इसका मतलब है कि एक आवाज नहीं हुई। कांग्रेस की आवाज, सरकार से सवाल पूछना मतलब नहीं कि हम आर्मी के साथ नहीं है। ओके, सुशांत सरीन आप समझ गए, आप भूल गई। सुशांत सरीन, आप इनकी देखिए ना किस तरह इनके नेता क्या जुबान बोल रहे हैं। सुशांत सरीन, अच्छा तमन्ना, मैं एक आपको जरा चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है कि पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग करना, आइसोलेट करना। मेरा ख्याल हमारा उद्देश्य ये नहीं है अपने आप को आइसोलेट करना पाकिस्तान के करके। अगर भारत के पास मेजबानी है हार्ट ऑफ एशिया की, तो फिर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पाकिस्तान को बुलाएं, और उसके साथ में 30 और देश आएंगे यहां पर। या फिर हम ये डिसाइड करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहते, तो इसलिए हम बाकी भी 30 देशों के साथ अपनी एंगेजमेंट छोड़ देंगे और मेजबानी भी छोड़ देंगे। ये वही लॉजिक होगा कि अगर भारत के अंदर क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, तो फिर लाजमी होगा कि हमारे को पाकिस्तान को न्योता देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के मैच में चाहे कोई भारतीय दर्शक ना जाए वो मैच देखने और उसका भट्टा बिठा दे मैच का, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। या आप ये बोले कि हम दुनिया भर से जो भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी बातचीत करता है उससे हम अपना नाता तोड़ लेंगे और अपने यहां पर किसी को आने नहीं देंगे। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा हार्ट ऑफ एशिया का लॉजिक है कि हार्ट ऑफ एशिया का सारा जो फोकस है वो अफगानिस्तान को लेकर के है, और अफगानिस्तान में हमारे बहुत वाइटल इंटरेस्ट हैं। हम एक बहुत अहम प्लेयर हैं, और हमारे लिए लाजमी है कि हम अफगानिस्तान में आगे चल के कोई भी जो कूटनीतिक या और पहल होती है उसमें हमारा हिस्सा हो, हमारी बात सुनी जाए। या अब हम ये कहें कि हम तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ये दो कारण है। एक आपने लेकिन भारत और पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं वैसे? हमने डिसाइड किया ना हम इनके साथ क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनल। अगर चैंपियंस बायलैटरल नहीं खेल रहे, कल को अगर वर्ल्ड कप होगा तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हमको खेलना पड़ेगा। अगर कोई और वर्ल्ड कप होगा तो हमको खेलना पड़ेगा उनके साथ, अगर वो पूल में बायलैटरल नहीं खेलेंगे। और अगर भारत के अंदर वर्ल्ड कप होगा तब भी हमारे को उनको बुलाना पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। या हम ये कहें कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं होगा। ओके, RSN सिंह जी। नहीं, देखिए, मैं जो सुशांत बोल रहे हैं मैं वही बोलना चाहता था। ये अफगानिस्तान सेंट्रिक है, और मैं आपको ये बता दूं, अगर हम ऐसी कोई हरकत कर दें, ऐसी कार्रवाई कर दें जैसा इंसुनुएट किया जा रहा था कि हम इसको सबोटाज कर दें किसी तरीके से हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान भी इससे कोई बहुत खुश नहीं होगा। और हमारे बड़े बड़े वाइटल स्टेक्स हैं, हमारे इकोनॉमिक स्टेक्स है, हमने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं अफगानिस्तान में। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान एज इट इज अफगानिस्तान को लेके
आपने देखा होगा तो उनको वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। वो बहुत सर्वा थे बहुत दिनों तक, वो जैसे कि पूरा एजेंडा वही डिसाइड कर रहे थे, तो उनको वेस्टर्न वर्ल्ड ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी ये उसी तरीके से अलग अलग थलग हो जाए। रही बात ये क्रिकेट की और ये जो बाकी सॉफ्ट पावर की, तो हमने देखा ये जितने सॉफ्ट पावर के इनिशिएटिव्स होते हैं, आज तक उन्होंने कोल्ड डिप्लोमेसी या हार्ड डिप्लोमेसी का कभी उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए हैं। हमारा बस एक ही ये है, देखो हम भी अच्छे लोग हैं, गाने सुनते हैं और वो फिल्में देखते हैं, लेकिन आप कृपया ऐसा कोई काम ना करें जिससे नेशन का रिजॉल्व टेरर से लड़ने में डाइल्यूट हो। अभी क्या होता है कि आपने एक टेरर अटैक हुआ, उसके बाद फिर कुछ विजिट्स हुए, फिर गाना बजाना हुआ, फिर आदान प्रदान हुआ, और उसके बाद ये जितने लिबरल लॉबी है उसके बाद एनीवे वो पॉइंट है मेरा कि आप डिस्टिंक्शन कैसे तय कर रहे हैं। तो ये इस पर आप गिव मी 1 मिनट। हमने तो हार्ट ऑफ एशिया। तमन्ना जी गो है तनेजा जी। तमन्ना, इसमें देखिए पाकिस्तान को लेकर के सरकार के पास लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म वेल मेडिटेटेड एक रणनीति है, उसी के तहत सारा काम हुआ जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट इस बात को लेकर डिटरमाइंड है कि जो पाकिस्तान का 1947 से लेकर के हिंदुस्तान को लेकर जो नजरिया रहा है, उसका जो एजेंडा रहा है, हम उसको डिमोलिश करेंगे। हिंदुस्तान से नफरत करके वो जिए हैं और एक होकर रहे, हम ये अब नहीं होने देंगे। इसको लेकर के सरकार की, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री, सबको लेकर के 100% क्लियर है। आज का जो हिंदुस्तान है ये वो हिंदुस्तान है जिसका पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। और मैं कोई रेटोरिक नहीं कर रहा, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान को ये समझ में आने लगा है कि जो दिल्ली में हुकूमत बैठी है, अब ये वो हुकूमत है, अगर उसने पुरानी जुबान रखी और पुरानी हरकतें करी तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा? नहीं तनेजा जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। असर कब दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा है, यही हमारा सवाल है। क्या ये अरे सुनिए तमन्ना, सुनिए एक सेकंड। आपने कहा कि इसका असर कब दिखेगा? असर ये दिख रहा है। ये जो आज पाकिस्तान का आइसोलेशन, पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान को कुल मिलाकर के पैरालिसिस आ चुका है। वहां पे मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, हर तरह का वहां पे क्यों हो रहा है? कौन लाया? ये हम लेकर के आए हैं। थोड़ा वक्त करिए, उसके बाद आपका जो सवाल है उसके और भी जवाब। चरण सिंह सापरा छोटा सा ब्रेक जी। चरण सिंह सापरा, वक्त लगता है। मैं तनेजा साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे जो गेन्स हैं आप इस पे ज्यादा खुश मत होइए। आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। आपको पाकिस्तान को आप डिमांड कर रहे हैं कि टेरर स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। पहले आप यहां पर पार्लियामेंट सेशन बुलाइए भारत में, और स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में अपने देश में तो उसको टेरर स्टेट डिक्लेयर करिए। एमएफएन स्टेटस कैंसिल करने की बात आपने करनी बंद कर दी। आपको एमएफएन स्टेटस क्या होता है आपको कह रहे हैं कि मदरशिप ऑफ टेरर है पाकिस्तान, तो ये फिर औपचारिकता रह जाती है, औपचारिकता रह जाती है। छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, और फिर फोकस को थोड़ा हम एक्सपैंड करेंगे। एक मिनट आप पाकिस्तान को क्यों हेडलाइन देते हैं? सापरा जी, आप लोग पाकिस्तान को आपने 35 मिनट मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा। भारत का भी सापरा जी जब आप आएंगे तब सवाल मैं पूछूंगी जी। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी, आगे हम फोकस में जोड़ेंगे। मैं शुरू से आपके शो पे हूँ। ओके, तो आगे से हम जोड़ेंगे चीन पर एक महत्वपूर्ण सवाल। चीन इस पूरे विवाद में पाकिस्तान का साथ देते हुए आया है। अब भारत ने चीन के साथ भी एक तरह से आक्रामक रूप अपनाया है। दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, चीन इस बात से नाराज है। चीन कह रहा है कि इससे हमारे संबंधों पर हिट होगा। पूरे चीन के एंगल को हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है, भारत इसका करारा जवाब दे रहा है। क्या ये अग्रेसिव पोजीशन, आक्रामक जवाब जो हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे सुधरेगा पाकिस्तान? यह आज हमारे पोल का सवाल। लेकिन इस पूरे डिबेट में जब हम चर्चा कर रहे हैं भारत पाकिस्तान की,
चीन की बात करना भी जरूरी अब हो गया है। आइए वापस चलते हैं पैनलिस्ट के पास। चरण सिंह सापरा, आपके साथ मैं शुरू करती हूं। चीन ने पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। एक तो उन्होंने बात की है कि अगर दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाएंगे और हमारे वहां के मुख्यमंत्री ने उनको इनवाइट किया है तो सामरिक रिश्तों पर असर पड़ेगा। और दूसरा उनका रिस्पॉन्स है चाइनीज सामान के बहिष्कार को लेकर, कहते हुए कि इससे जो चीन से भारत में आने वाले पैसे या इन्वेस्टमेंट है उस पर भी असर पड़ेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को? नहीं, देखिए, जहां तक दलाई लामा जी का वहां पर जाने का सवाल है अरुणाचल प्रदेश में, या जो अमेरिकन डिप्लोमेट कुछ दिन पहले गए थे, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अंग है और वहां पे कौन जाएगा और हमारी सरकार ने परमिशन देनी है, हमको कोई चीन से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा स्टैंड जो है वो ठीक है, वहां दलाई लामा जी जाने चाहिए अगर उनको जाना है, और भारत सरकार अगर उनको कहती है, परमिशन देती है तो ही हैज टू गो। और जहां तक वो चीनी सामान की आप जो बात कर रहे हैं कि चाइना को कहीं ना कहीं ये थ्रेट भी होना जरूरी था कि उनका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाइना को, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में उनका मटेरियल नहीं आएगा, उनका हिंदुस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा चाइनीज गुड्स, तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिंबॉलिक एक उनको जरूर ठेस कहीं ना कहीं पहुंचनी चाहिए। वो पहुंची है, जिसका रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये ठीक है, इससे हम सहमत हैं। ओके, तनेजा जी, मेरा मूल सवाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान को हम करारा जवाब दे रहे हैं, चीन को हम इसलिए पनिश कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद के मामले पर वो खुलकर सामने नहीं आ रहा और पाकिस्तान को बैकिंग दे रहा है। क्या एक अच्छा आइडिया है इस वक्त चीन को इस अग्रेशन के साथ एंगेज करना? देखिए, चीन को जो है कई फ्रंट पे हमारी उनके साथ दोस्ती है, कई फ्रंट पे हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कई फ्रंट पे हम रिलेशनशिप को और डीप कर रहे हैं, और कई जगह हम चाइना को घेर रहे हैं, और कहीं पे हम चाइना का सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो रिलेशन चाइना एक ड्रैगन है, जब आप ड्रैगन से डील करते हैं तो सीधी लाइन खींच के डील कभी नहीं कर सकते। हम बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी है, उसमें एक चाइनीज एलिमेंट है, चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता है, चाइना बड़ा विचलित है इसको लेकर के। दूसरी बात, रूस से जो हम संबंध अच्छे कर रहे हैं, पश्चिम के देशों को बोल रहे हैं कि भाई रूस के खिलाफ इतना मत जाओ कि वो पूरी तरह चाइना में जाकर के चाइना की गोदी में जाके बैठ जाए। चाइना को पता है कि भारत उसमें कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है और उसको लेके चाइना बहुत परेशान है। साउथ चाइना सी के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट भी है, जो वहां की मैरीटाइम लेन्स है उनमें हम काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम नेवी को स्ट्रांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी चाइना विचलित है। दूसरी तरफ जो हम ये भी चाहते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में आए, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट उन सेक्टरों में आता है जहां कोई रिस्क नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये चाहते हैं, चाइना ने हमारे प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो रोक लगा रखी है उसमें चाइना अपना बाजार हमारे लिए खोले, हमारे आईटी के लिए बाजार को खोले, हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप आईटी टाउनशिप के लिए बाजार को खोले, हम वो भी साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, चाइना एक ड्रैगन है और ऐसा खतरनाक ड्रैगन है जिसको डील करने के लिए आपको बहुमुखी रणनीति की आवश्यकता होती है। मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, और मैं आती हूँ सुशांत सरीन के पास। जी, चाइना अरुणाचल को लेकर टची है, हमारा पूरा हक है कि वहां पर हम रिचर्ड वर्मा को ले जाएं और हम दलाई लामा जी को ले जाएं, हमारी टेरिटरी है, अग्रीड। वो अरुणाचल जो है वो भारतीय हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। अब अरुणाचल को लेकर के कोई प्रश्न उठाए, कोई आंख उठाए, बर्दाश्त, अब वो प्रोटेस्ट करते रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मेरा सवाल तो पूछ लीजिए। मेरा सवाल एक स्ट्रेटेजिक सवाल है और सुशांत सरीन से सवाल है कि भारत पिछले एक हफ्ते में रिचर्ड वर्मा को ले जाता है अरुणाचल प्रदेश। ऑब्वियसली चाइना इससे नाराज है और अब हम दलाई लामा जी को ले जा रहे हैं। हम एक मैसेज दे रहे हैं चीन को, ये कोई कोइंसिडेंस है क्या? क्योंकि अरुणाचल पर चीन की सेंसिटिविटी को लेकर पिछले सरकार काफी केयरफुल रहे हैं। नहीं रहना चाहिए था या रहना चाहिए था, वो एक अलग सवाल है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या हम एक मैसेज दे रहे हैं चाइना को, एंड इज दिस अ गुड आइडिया? नहीं, मेरे ख्याल एक लिहाज से एक पुशबैक तो जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से चीन को एक आदत पड़ गई है
कि उसके जितने पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, और वो अपनी धौंस जमाता है उनके ऊपर और धक्का दे करके अपना काम करवाने की कोशिश करता है। कुछ अपना सैन्य बल दिखाता है, कुछ अपनी आर्थिक शक्ति दिखाता है, और वो सारे काम करवाता है उन लोगों से, या उनको खौफजदा करके उनसे काम करवाने की कोशिश करता है। तो एक तो चीन का जो रवैया रहा है पिछले 4-5 सालों में, उसमें वो जो एक हमने मिथ बनाई हुई थी कि जी पीसफुल राइज ऑफ चाइना, वो खत्म हो गई है। तो अब भारत के लिए एक ऑप्शन ये है कि वही करें जैसे हम पहले करते थे। पहले तो ये भी होता था कि जो पिछले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने तो यहां तक किया था कि हमारे जब लोगों के ऊपर हमला हुआ था अफगानिस्तान में, और उस समय की विदेश सचिव वहां जाना चाहती थी, तो उन्होंने बोला मत जाइए, क्योंकि आप अगर जाएंगी तो बड़ा अग्रेसिव मैसेज जाएगा पाकिस्तानियों को। तो हमने तो वो भी दिन देखे हुए हैं। या तो हम बिल्कुल लेट जाएं पीठ के बल और बोलें कि हमारे ऊपर रौंद के आप चले जाएं, आप जनाब आप जो हुक्म करेंगे हम उसकी तामील करेंगे, या फिर हम ये कहें कि जैसे मेरे ख्याल सापरा साहब भी कह रहे हैं और तनेजा जी भी कह रहे हैं कि हमारा अभिन्न अंग है, हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, और अगर ऐसी जगह पे कोई लोग जाते हैं और जिसका भी जाने का अधिकार है, और जो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दलाई लामा पहले भी जा चुके हैं, अगर फिर जाना चाहे भारतवर्ष में कहीं पर भी जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तो अगर वो जा रहे हैं तो ठीक है। और अगर चीन को इतनी अगर मरोड़ पड़ रही है पेट में, तो फिर जब चीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक दावे के साथ वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है और वहां पर आना जाना करता है, तो फिर उसमें भारत की जो आपत्ति है उसका भी ध्यान दे। अगर यही बात है तो फिर भारत की जो सेंसिटिविटीज है उसका चीन काहे नहीं ध्यान देता। तो नहीं, बिल्कुल, ये थोड़ा सा पुशबैक तो जरूर है, पुशबैक है RSN सिंह, और जो चीन की तरफ से वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, आप हकीकत को मान के चलिए, और आज हकीकत स्ट्रैटेजिक रियलिटी ये हकीकत ये है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। जो अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर कभी भी कामयाब हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि एक तरह का टेरिटोरियल एम्ब्रेस है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग टू फ्रंट सिचुएशन की बात करते हैं, टू फ्रंट से वन फ्रंट सिचुएशन के हालात पैदा होंगे। दूसरी बात यह है कि एक कहावत है कि चीन भारत से आखिरी पाकिस्तानी तक लड़ेगा। तीसरा, आपने एक सवाल किया कि ये जिहादी तंजीमों को क्यों चीन बढ़ावा दे रही है। अरे भाई, वो पाकिस्तान मिलिट्री के वो रेजिमेंट्स के समान है, तो चीन कैसे पाकिस्तान के मिलिट्री को वीक करेगा। अब हमारे पास रास्ता क्या है? हम हकीकत को पहले रियलाइज करें कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, टेरिटोरियल एम्ब्रेस है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम रीजनली चाइना को कंटेन करें जी, और उसके लिए हमारे पास जितनी शक्ति है हम उससे करेंगे, और हम ग्लोबली भी हम उसको कंटेन करें चाइना को, और उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा रीजनल पावर के साथ अलाइनमेंट करना होगा, और हम वो अलाइनमेंट कर रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर आप जाइए तो ये पूरी जो एक्सिस जो बन रही है, ये पिवट ऑफ एशिया, और ये जापान, वियतनाम, इंडिया और ये यूएसए, ये हमारी मजबूरी है। तो हम इनको चेकमेट करने से हम ना चूके, और कभी भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बहुत शक्ति है। और मैं आपका जो आखिरी सवाल है, मैं आज दीपावली के शुभ अवसर पे मैं अपने देशवासियों को इतनी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक आवाज पे काफी सब्सटैंशियल लेवल तक चाइनीज गुड्स को उन्होंने बाइकआउट करने का जो मिसाल दिया है, मैं उसको सलूट करता हूं। और अगर ऐसी देशभक्ति किसी भी देश में हो, तो आप मान लो ये चीन, पाकिस्तान जो भी हो, सब कोई हमारे लिए खतरा नहीं है। ओके, तनेजा जी आना चाह रहे थे इसमें। तमन्ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंह साहब ने जो कहा,
चीन की जितनी भी हरकत पाकिस्तान में है, चाहे वो पीओके के अंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान में, एक एक चीज को बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देख करके और उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसकी रणनीति ही नहीं बन रही है, उस पर काम हो रहा है। और दूसरी बात यह रही कि चीन को भी अब समझ में आने लगा है कि दिल्ली में जो हुकूमत बैठी है ये डिफरेंट हुकूमत है, ये वो हुकूमत नहीं है कि चीन वहां से दहाड़े और यहां पर चुप्पी हो जाएगी। चीन को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चाइना अगर हमको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो चाइना का क्या हो रहा है, वो चाइना से आप पूछिए कि उनका कंटेनमेंट जितना हो रहा है। दूसरी एक सेकंड उनके एक्सपोर्ट का 2% हिस्सा नहीं भारत जाता है, तो इट डजंट मैटर टू देम इकोनॉमिकली। एक बात कंप्लीट कर दूं, एक लेट मी कंप्लीट वन सेंटेंस। दूसरी आने दीजिए, एक पॉइंट पर तनेजा जी, एक पॉइंट मेरा ये कहना है जी। चरण सिंह सापरा, तनेजा जी को ये भी याद कराना तनेजा जी तो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे चुनावी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनको ये भी याद दिलाना जरूरी है कि अभी जो ब्रिक्स हुआ, वो ब्रिक्स के अंदर आप टेररिज्म करते रहे, लेकिन चाइना ने आपका साथ नहीं दिया। और फिर आपने जो भी यहां पर स्टेटमेंट्स जो आई हैं, उसके जवाब में चाइना से जाकर के क्या बोला है, ये सारी दुनिया ने देखा है, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का वही तो हम चाहते थे सापराजी यही कूटनीति है, यही हम चाहते थे। और जो इसी को कूटनीति कहते हैं और यही हम चाहते थे। एक बात तो साफ है कि इस सरकार का जो रवैया है, यही तो कूटनीति है जो कांग्रेस को समझ में नहीं आती, आपको समझ में नहीं आती। सापराजी और तनेजा जी, एक मिनट, सापराजी हम यही चाहते थे, समझ में नहीं आती है। अरे हम यही चाहते थे, आपको समझ में नहीं आती। एक मिनट देखिए, अंत में सवाल सुशांत शरीफ से। सुशांत, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार का, एक मिनट में आपका क्वेश्चन प्लीज सुशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार का जो इनका ऑडियो प्लीज कंट्रोल कीजिए, जो इस सरकार का डिप्लोमेटिक रवैया है, आउटलुक है, वो ज्यादा अग्रेसिव है। लेकिन क्या ये अग्रेशन सही स्ट्रैटेजी है, ये सवाल है मेरा आपसे सुशांत। आपने चाइना के ऊपर डिप्लोमेसी की जीत नहीं हासिल की है। अच्छा ठीक है, कोई जीत नहीं हासिल की, लेकिन मैं जरा अर्ज कर लूं जनाब। देखिए ऐसा है कि वो बात ठीक है जो सापरा साहब ने बात की कि हमने कोशिश की थी कि वहां पर ब्रिक्स समिट में एक तरीके का बयान आए, चीन ने नहीं किया। तो क्या दुनिया, एक मिनट, कैन आई प्लीज स्पीक, कैन आई मेक माई पॉइंट। तो दुनिया खत्म नहीं हुई, बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहां पर चीन को हमारे समर्थन की जरूरत होगी और उनके साथ भी वही हशर किया जाएगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। और कांग्रेस पार्टी बहुत बारी सरकारें चला चुकी है, उसको पता है ये कैसे चलता है, क्योंकि उनको ये भी याद होगा कि एक जमाना ये था कि हर जो भारत और चीन का संयुक्त बयान होता था उसमें भारत एंडोर्स करता था वन चाइना पॉलिसी। पिछले कई बयानों में हमने वो एंडोर्समेंट छोड़ दी है, हम वन चाइना पॉलिसी की अब बात नहीं करते। यही चीज हम आगे भी चल के करेंगे। एक तो बात ये, दूसरी चीज और जो ज्यादा अहम सवाल था आपका कि ये क्या एग्रेशन, मेरे ख्याल चीन की तरफ एग्रेशन नहीं है लेकिन एक पुशबैक है। पाकिस्तान की तरफ जरूर एक एग्रेशन है और वो इसलिए है क्योंकि बाकी तमाम चीजें हम करके देख चुके हैं और उन्होंने कोई कारगर साबित नहीं हुई। वो दोस्ती का भी हाथ बढ़ा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो कारगर नहीं हुई। तो अब ये है कि अब जैसे को तैसी देनी पड़ेगी और अगर उससे निकलता है तो 75% लोग कह रहे हैं, हाँ वैसे सुशांत कह रहे हैं कि चीन की तरफ हम अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, हालांकि हमारा प्लान है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP नेगोशिएशन में हम चीन के सामान को ऑफिशियली कम रियायतें देंगे, उनको महंगा करेंगे, उनको डंपिंग में सुविधा नहीं देंगे और इस पर जरूर एक रिएक्शन आएगा। खैर इस वक्त तो हम करारा जवाब दे ही रहे हैं और पाकिस्तान भी अब ये समझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।